गुड मॉर्निंग बच्चों, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन, केमिस्ट्री लेक्चरर। आज स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 2 बिलियन यानी कि सॉल्यूशन। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले देखिए शब्द आता है बिलियन। बिलियन का मतलब क्या है, इससे हमने बहुत कुछ पढ़ा है 11th में भी और कुछ समझा। सामान्य भाषा में बिलियन का मतलब कहते हैं कि दो चीज़ें आप मिला दीजिए, दो चीज़ों के मिलने से बिलियन बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सही परिभाषा जो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम कहते हैं, दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, एक इंपॉर्टेंट वर्ड को नोट करें, समांगी मिश्रण को हम कहते हैं बिलियन। समांगी मिश्रण क्या है, इसका एक सामान्य उदाहरण है बिलियन का। ऐसा बिलियन जैसे कि आपने नमक को पानी में घोल दिया, चीनी को पानी में घोल दिया तो बन गया एक मिश्रण, और उस मिश्रण को कहा आपने समांगी मिश्रण, हो गया वो बिलियन। अब बात आती है समांगी से मतलब क्या है, क्या होता है समांगी। समांगी का मतलब है समान अंगों वाला, समान संगठन वाला। बात करें समांगी मिश्रण की, समांगी मिश्रण यानी कि वह मिश्रण जिसमें सभी भागों का रासायनिक तथा भौतिक संगठन समान रहता है। इंपॉर्टेंट वर्ड वापस आया, समान रहता है। समान से मतलब हमारा क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही संगठन समान होने चाहिए। आपने नमक को पानी में घोल दिया, क्या नमक को आप पानी में से अलग कर सकते हैं बिना आसवन विधि द्वारा या बिना ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा? नहीं कर सकते। आप अगर उसमें देखना चाहें तो कहीं पर आप पानी और नमक का संगठन चेक करेंगे तो समान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नमक ऊपर ज्यादा या नीचे ज्यादा है या बीच में कम है, कहीं ज्यादा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा जो संगठन है उसे हम कहते हैं समान संगठन, जिसे हम कहते हैं समांगी मिश्रण। अब बात आती है बिलियन की। बिलियन होता क्या, तो बिलियन में हमने बात की समांगी मिश्रण, रासायनिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। सामान्य रूप से बात करें बिलियन की तो बिलियन होता है बिले और विलायक का मिश्रण। बिले विलायक, इन दोनों के मिश्रण को हम कहते हैं बिलियन। बिले क्या है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉल्यूट, और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और बिलियन को बोलते हैं सॉल्यूशन। तो बिले क्या है, विलायक क्या है, इन दोनों को विस्तार से हम समझते हैं। बिले क्या है, देखिए बिले की हम सबसे पहले बात करें, बिले होता क्या है। तो बिले की बात कर रहे हैं, वह पदार्थ जो किसी बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं बिले। कम मात्रा से हमारा मतलब क्या है, जैसे समझें ऐसे, जैसे मान लीजिए मैंने किसी एक बर्तन के अंदर पानी भर लिया और उस पानी के अंदर अगर पानी की मात्रा थी 50 ग्राम और उसमें मैंने 5 ग्राम NaCl यानी कि नमक को घोल दिया, तो बनने वाला पदार्थ कहलाएगा बिलियन। अब आपने कहा कि कम कौन है ज्यादा कौन है, आसानी से पहचान सकते हैं, 5 ग्राम और 50 ग्राम। 5 ग्राम कम है यानी कि वो क्या होगा, बिले होगा, जबकि 50 ग्राम क्या है, विलायक, यानी कि जो कम मात्रा में है वह बिले है और जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है। हम विलायक की परिभाषा को भी अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कहेंगे किसी बिलियन में उपस्थित वह घटक, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं विलायक। कम मात्रा में होगा उसे हम कहेंगे बिले। मैं थोड़ी सी परिभाषा इसकी यहां पर लिख देता हूं। वह पदार्थ जो बिलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है बिले कहलाता है। ऐसे ही मैं विलायक की परिभाषा भी यहां लिखता हूं, वह पदार्थ जो बिलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है, बिले कहलाता है। इन दोनों ही चीजों से मिलकर क्या बनता है, हमेशा बिलियन बनता है। अब आगे बात करें बिलियन के, मैंने दो प्रकार यहां नीचे लिखे हैं आपके लिए, द्विअंगी विलियन और त्रिअंगी विलियन।
अभी हमने बात की थी अंगों के समांगी विलयन से लिए, द्विअंगी विलयन और त्रिअंगी विलयन से हमारा मतलब क्या है। द्विअंगी विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें केवल दो ही भाग उपस्थित हों। दो भाग से मेरा मतलब क्या है, दो भागों से सीधा सा मतलब है विलेय और विलायक से, यानी एक ऐसा विलयन जिसमें केवल विलेय और विलायक ही उपस्थित हो, उस विलयन को हम कहते हैं द्विअंगी विलयन। अब अगर बात की जाए त्रिअंगी विलयन के लिए, त्रिअंगी विलयन का सीधा सा मतलब है बहस एक ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय और विलायक तो हो लेकिन साथ में एक अन्य पदार्थ भी जुड़ा हुआ हो, उसे हम कहते हैं त्रिअंगी विलयन। जैसे कि द्विअंगी और त्रिअंगी की बात की जाए तो हमने कहा नमक प्लस जल, ये जो विलयन है वो हमारा कहलाएगा द्विअंगी विलयन। केवल नमक है और जल, एक विलेय है एक विलायक है। त्रिअंगी विलयन की बात की जाए, त्रिअंगी विलयन क्या होता है, तो आपने कहा नमक भी है, जल भी है और साथ में वहां पर शक्कर भी है, तो ये कौन सा विलयन हो जाएगा हमारा त्रिअंगी विलयन। यानी इसमें तीन चीजें आपने एक साथ मिला दी हैं, वो तीनों के मिलने से विलयन बना, उस विलयन का नाम है त्रिअंगी विलयन। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसका, जिसे हम कहते हैं विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किस आधार पर हमने विलयन को बांटा है, आप देख रहे हैं बोर्ड पर, संगठन के आधार पर, विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। देखिए मैं बात करें सबसे पहले हम संगठन के आधार पर। संगठन के आधार पर हम विलयन को कैसे बांटते हैं। संगठन के आधार पर हम दो हिस्सों में विलयन को बांटते हैं, समांगी विलयन, विषमांगी विलयन। देखिए समांगी विलयन इसे हम कहते हैं होमोजीनस विलयन और विषमांगी कहते हैं हम हेटेरोजीनस विलयन। अगर बात करें इसके बारे में समांगी विलयन, समांगी शब्द के बारे में हमने कुछ देर पहले भी बात की थी। समांगी का मतलब समान व्यवस्था जिसमें हो, यानी कि भौतिक और रासायनिक संगठन समान रहे। तो एक ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय और विलायक का जो संगठन है वो पूरे के पूरे विलयन में समान पाया जाता है, उसे हम कहते हैं समांगी विलयन। पूरे ही विलयन में समान होना चाहिए। आपने चीनी को पानी में घोल दिया है तो चीनी हमारा विलेय है, पानी हमारा विलायक है, उस अवस्था में उस विलयन का नाम है समांगी, क्योंकि पूरी तरह से घुलने के बाद हर हिस्से में समान मात्रा में आपको चीनी और पानी का संगठन देखने को मिलेगा, उसे हम कहेंगे समांगी विलयन। विषमांगी बिल्कुल इसका अपोजिट है, अलग है इसका। विषमांगी विलयन से हमारा सीधा सा मतलब है वह विलयन जिसमें विलेय और विलायक इन दोनों का जो संगठन है वो पूरी तरह से समान नहीं मिलेगा, कहीं इसकी मात्रा ज्यादा होगी, कहीं इसकी मात्रा कम होगी, उसे हम कहेंगे विषमांगी विलयन। जैसे कि मान लीजिए आपने रेत को मिला दिया है लोहे के बुरादे के साथ, तो उस अवस्था में बना तो विलयन, यानी कि वो ठोस विलयन जो हम सामान्य रूप से कहते हैं, बना तो विलयन, लेकिन क्या उसमें समान मात्रा में आप रेत को और लोहे के बुरादे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। उस अवस्था में उस विलयन का नाम हो जाएगा विषमांगी विलयन। अब बात करते हैं आगे हम विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। अब देखिए विलेय पदार्थ की मात्रा से मेरा मतलब यहां पर क्या है। विलेय पदार्थ की मात्रा, हमने कहा था कि विलयन में विलेय भी है और विलायक भी है, तो विलेय पदार्थ की मात्रा से हमारा मतलब क्या है। यानी विलयन के अंदर दो ही पदार्थ हैं, विलेय है और विलायक है। अगर विलेय पदार्थ की मात्रा कम है या ज्यादा है तो क्या विलयन की प्रकृति पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल यहां पर देखने को हमें मिल रहा है। हमने विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर विलयन को दो भागों में बांटा है, एक है तनु विलयन और दूसरा है उसका सांद्र विलयन। अब तनु विलयन क्या है? तनु विलयन क्या होता है? देखिए तनु शब्द अगर इसको हम कहें तो तनु को हम बोलते हैं डाइल्यूट। तनु का मतलब क्या है हमारे लिए? तनु विलयन से सीधा सा मतलब है वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा उपस्थित हो। किसकी तुलना में? विलायक की तुलना में। विलायक की तुलना में अगर विलेय पदार्थ की बहुत कम मात्रा उपस्थित है तो उसे हम कहेंगे तनु विलयन। जैसे देखिए आपने कहा कि 10 ग्राम चीनी को अगर मैंने मिला दिया 100 ग्राम जल में,
तो इस अवस्था में इस 100 ग्राम की तुलना में 10 ग्राम बहुत कम है। इसका मतलब है कि बनने वाला जो विलयन है वो तनु विलयन कहलाएगा, क्योंकि उसमें चीनी की जो संगठित मात्रा है वो बहुत कम है। इस पूरे जल का वो 1/10वां हिस्सा है, यानी उस अवस्था में बहुत कम मात्रा इस विलयन की है, और इस अवस्था में उस विलयन का नाम कहलाएगा तनु विलयन। इसी का अपोजिट यानी कि सांद्र विलयन की अगर बात करें, सांद्र जिसे हम कहते हैं कंसंट्रेट, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट कई बार ये शब्द हम पढ़ते हैं जब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, कंसंट्रेट क्या है, डाइल्यूट क्या है। तो कंसंट्रेट यानी कि सांद्र विलयन। सांद्र विलयन से हमारा मतलब वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में थोड़ी ज्यादा होती, यानी कि विलायक से होगा तो हमेशा कम, लेकिन इस तनु विलयन की तुलना में उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अभी हमने लिया था 100 ग्राम जल, अब 100 ग्राम तो जल रहे, लेकिन उसके साथ अब मैं यहां पर 50 ग्राम चीनी को इस्तेमाल कर दूं, तो क्या अब ये तनु विलयन कहलाएगा? नहीं, अब ये कहलाएगा सांद्र विलयन। यानी कि एक देसी भाषा, साधारण भाषा में अगर बात करें तो गाढ़ापन। अगर किसी विलयन का गाढ़ापन आपको दिख रहा है तो वो क्या कहलाएगा? हमेशा सांद्र विलयन कहलाएगा। इसमें 100 ग्राम जल है, 50 ग्राम इसमें चीनी मिला दी गई है। पहले हमने 10 ग्राम चीनी ली थी और 100 ग्राम जल लिया था, उस अवस्था में तनु कहा था, और इस अवस्था में से हम कह रहे हैं सांद्र विलयन। देखिए, इनसे संबंधित बातों की अगर हम देखें तो इन चीजों की जो हमारी बातें हैं वो इस चैप्टर में केवल शुरुआती भाषा में है, यानी कि शुरुआती हिस्से में है। बाकी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा शामिल होता है वो हमारा इस हिस्से का है, क्योंकि ये हिस्सा हमारे बड़े काम का है इस पूरे चैप्टर में। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को हमने 3 हिस्सों में बांटा है, ठोस, द्रव और गैस। और हम सभी जानते हैं कि भौतिक अवस्था पदार्थ की 3 प्रकार की देखी जाती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। उसी आधार पर हमने विलयन को बांटा है, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके आधार पर हम केवल विलयन को मानते थे जो केवल द्रव अवस्था में पाया जाता था, उसे ही हम विलयन मानते थे कि द्रव है यानी कि चीनी है, पानी मिला दिया, विलयन बन गया। लेकिन वास्तविकता में विलयन तीनों ही अवस्थाओं से बनाया जा सकता है, ठोस अवस्था से भी, द्रव अवस्था से भी और गैस अवस्था से भी। बात करते हैं कि ठोस विलयन किसे कहेंगे। तो देखिए, किसी भी विलयन की प्रकृति है, हमने कहा भौतिक अवस्था के आधार पर है, यानी कि उसकी भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। किसकी प्रकृति? किसी भी विलयन की प्रकृति। कैसे से हम एक्सप्लेन करें? देखिए, ठोस विलयन, अब हमने कहा विलयन है, विलयन में विलायक ज्यादा है, और जो चीज ज्यादा होगी उसी की प्रकृति बताएगी कि विलयन किस प्रकृति का बनना चाहिए। ठोस विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है, उसे हम कहेंगे ठोस विलयन। विलायक किसमें है? ठोस अवस्था में है, तो उसे हम कहेंगे ठोस विलयन। विलेय पदार्थ उसमें तीनों अवस्थाओं में हो सकता है, यानी कि यहां हम कहें तो विलेय पदार्थ ठोस में भी हो सकता है, विलेय पदार्थ द्रव में भी हो सकता है, और विलेय पदार्थ गैस में भी हो सकता है। तीनों में ही विलेय पदार्थ पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। और तीनों से मिलने वाला विलयन कौन सा कहलाएगा? ठोस विलयन, क्योंकि ज्यादा मात्रा किसकी है? ठोस पदार्थ की है। अगर बात की जाए दूसरे विलयन की, तो हमने कहा उसे द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या है? सीधी सी बात, वही बात मैं वापस लौट रहा हूं आपके लिए। द्रव विलयन यानी कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक पदार्थ क्या है? द्रव है। विलायक पदार्थ अगर द्रव होगा तो बनने वाला विलयन भी कहलाएगा द्रव विलयन। समान रूप से इसमें विलेय पदार्थ तीनों हो सकते हैं, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगली बात की जाए गैस विलयन के बारे में कि गैसीय विलयन क्या होता है। तो गैस विलयन से जैसा मतलब है वह विलयन जिसमें विलायक गैस के रूप में होता है, अधिक रूप में पाया जाता है, उसे हम कहते हैं गैस विलयन, जिसमें गैस विलयन के अंदर वही तीनों अवस्थाएं हमारी संभव होती हैं। देखिए, आज हमने इसके बारे में थोड़ा समझ लिया, छोटी सी बात की हमने इसके टॉपिक की विलयन के बारे में पढ़ा, समांगी मिश्रण, विलयन बनता किससे है? विलेय और विलायक से। मोस्ट इंपोर्टेंट विलयन के प्रकारों के बारे में हमने बात की। अब इनकी थोड़ी परिभाषा की अगर बात करूं, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूं परिभाषा को, क्योंकि जहां तक उम्मीद है, मैं बच्चों से उम्मीद रखता हूं इस चीज के लिए कि बच्चे सभी स्टूडेंट जो हैं इन्हें समझ लेंगे और समझने के बाद कोशिश करेंगे कि ये एक टॉपिक बाय टॉपिक हमें नोट्स तैयार करते हुए जाएं, जिससे कि हमें
जब पढ़ने का मौका मिले तो हमें सब चीज़ें हमारे पास लिखी हुई मिलें। इसलिए मैंने बोर्ड पर आपको सब चीज़ों को क्लियर लिखा है, सबकी परिभाषा लिखने की कोशिश की है जिससे कि आप इनको अपने रजिस्टर में नोट कर पाएं। देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस में, समांगी विलयन एक ऐसा विलयन जिसके अंदर विलेय और विलायक समान मात्रा में समान संगठन में पाया जाएगा, समांगी विलयन कहलाएगा। विषमांगी जिसमें विलेय और विलायक की समान संगठन मात्रा नहीं पाई जाएगी। विलेय पदार्थ के बाद तनु विलयन का मतलब वह पदार्थ जिसमें विलेय की बहुत कम मात्रा होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की कुछ अधिक मात्रा होती है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं। ठोस विलयन की बात की हमने, भौतिक अवस्था के आधार पर हमने कहा ठोस विलयन कौन सा विलयन है, वह विलयन है जिसमें विलायक ठोस अवस्था में मिलेगा उसे ठोस विलयन कहेंगे। वह विलयन जिसमें द्रव विलायक के रूप में पाया जाएगा उसे द्रव विलयन कहेंगे। और वह विलयन जिसमें गैस विलायक के रूप में पाई जाएगी उसे हम गैस विलयन कहेंगे। देखिए आज के इस टॉपिक के अंदर अब हम बात करें तो इसकी एक टेबल बनती है, छोटी सी टेबल में बनाने की कोशिश करता हूं यहां पर। जो हम बात करेंगे इसमें विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर मैंने बात की थी, हम कहेंगे विलयनों की बात करेंगे। हमने कहा विलेय, विलायक और उसके उदाहरण। साथ में बात करें विलयनों की कि विलयन कौन सा बनेगा, तो हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे ठोस की। अगर विलयन लिया जाए ठोस तो हम किस तरह से इसके बारे में बात कर सकते हैं। देखिए ठोस हमने कहा विलेय पदार्थ हमारा बदल जाएगा लेकिन विलायक हमारा निश्चित रहेगा, यानी विलायक तो हमारा क्या है यहां पर ठोस ही है, विलायक में कोई परिवर्तन नहीं है हमारे पास, ठोस ही रहेगा। हमने कहा विलेय पदार्थ बदलेगा, विलेय हमने लिया ठोस, यानी कि जब ठोस को ठोस में मिलाया जाए तो बनने वाला विलयन कहलाएगा ठोस विलयन। और ठोस को ठोस में मिलाने का जो हमारा उदाहरण है हम कहते हैं हमारी मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि हमारे पास सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास इसका पीतल, कांस्य, ये दोनों ही हमारी मिश्र धातुओं में शामिल की जाती हैं। ठोस में जब मिलाया जाए द्रव तो हम कहते हैं बनने वाला पदार्थ है अमलगम। बनने वाला पदार्थ क्या है यहां पर अमलगम, जिसे हम कहते हैं जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम आदि चीजें इसी से शामिल हमारी होती हैं। जब हम बात करें गैस की, जब गैस को मिलाएं ठोस में तो सामान्य सी बात है ठोस की सतह पर गैस का होता है अधिशोषण। ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण इसमें हम शामिल करते हैं। अगली बात करें हम द्रव विलयन के लिए, तो द्रव विलयन के अंदर हमारे पास फिर से विलायक जो होगा वो द्रव होगा और विलेय पदार्थ हमारा बदल जाएगा इसमें ठोस, द्रव और गैस। हम बात करते हैं पहले ठोस को द्रव में मिलाया जाए। ठोस को जब भी आप द्रव में मिलाते हैं, ठोस पदार्थ को जब मिलाएंगे तो हम कह रहे हैं नमक का जलीय विलयन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन। जब आप ठोस पदार्थ को द्रव में मिला रहे हैं तो बनने वाला विलयन है नमक का जलीय विलयन। द्रव को द्रव में मिलाएं, जल व एल्कोहल का मिश्रण, जल व एल्कोहल का मिश्रण हमारा है द्रव का मिश्रण।
गैस को जब द्रव में मिलाया जाए, गैस को द्रव में मिलाएंगे तो हम कहते हैं, सिंपल सी बात है, हमारे पास बहुत अच्छा उदाहरण है सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक। ये दोनों ही चीजें इसमें शामिल हम करते हैं। अब तीसरा प्रकार का जो विलयन हमारे पास आता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो है हमारे पास गैसीय विलयन। और इसमें जो विलायक है वो है हमारे पास गैस। और जो विलेय पदार्थ है हमारे पास वो बदलेगा, ठोस, द्रव, गैस। ठोस को गैस में मिलाया जाए। ठोस गैस बहुत सामान्य सी बात है, जब धूल भरी आंधियां चलती है, तुम पता है वायुमंडल में जो वायु है उसमें धूल मिट्टी मिल जाती है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास धुआं। धुआं कैसे हो सकता है? देखिए, धुआं हम जानते हैं, धुएं के अंदर कार्बन के कण होते हैं और कार्बन होता है ठोस पदार्थ, और जिसमें जानते हैं कार्बन कम मात्रा है और गैस अधिक मात्रा में है, तो बनने वाला विलयन कहलाएगा हमारा गैसीय विलयन, जिसे हम धुआं बोल सकते हैं। द्रव को गैस में मिलाएं तो द्रव को गैस में हम कह सकते हैं जलवाष्प। जलवाष्प यानी कि जब द्रव यानी कि जल गैस में वाष्प के रूप में मिल जाता है तो बनने वाला गैसीय विलयन कहलाएगा हमारा जलवाष्प। गैस को गैस में मिलाया जाए तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है हमारे पास वायु, जो कि गैसों का एक मिश्रण है। वायु हमारा गैसों का क्या है? मिश्रण होता है, जिसमें सभी गैसें आपस में मिली हुई रहती हैं। तो देखिए, ये हमारे उस विलयन की बात हमने की जिसके प्रकारों को हम भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ रहे थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये टॉपिक हमारे आता भी है एग्जाम को लेकर, क्योंकि उदाहरण कई बार यहाँ मिलते हैं और साथ में यही चीजें वापस से हम रिपीट पढ़ते हैं पृष्ठ रसायन टॉपिक के अंदर भी। तो आज हमने पूरी जानकारी ली विलयन के प्रकारों के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ सभी स्टूडेंट से कि सभी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, और टॉपिक समझने के बाद आप इसे पढ़ने की, समझने की कोशिश करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ अगर कोई स्टूडेंट इन टॉपिकों को लेकर या इस सिलेबस को लेकर, इस टॉपिक को लेकर कोई परेशानी का सामना करता है, तो निश्चित रूप से स्कूल प्रबंधन को या मुझे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेगा, और इस सरल भाषा को समझकर अपने नोट्स बनाएगा और नोट्स बनाकर स्टडी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और लॉकडाउन के समय में हमारी स्टडी को भी हमें कंटिन्यू रखना है, जिससे कि आने वाली बोर्ड एग्जाम जब हमें सामना करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम का, तो हम प्रिपेयर रहें। क्योंकि अभी स्टडी हम कंटिन्यू रखेंगे तो हम जानते हैं 12th क्लास में अगर कंटिन्यू स्टडी आप नहीं रख पाते हैं तो आपको बहुत अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आज की क्लास के लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिससे कि हम क्लास को कंटिन्यू रख पाएँ, और आगे अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।